दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो दोस्तों आप कई सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साथ कई एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है एक बारी में। अर्जुन की तरह आपका निशाना कहाँ होना चाहिए, मछली की आंख में। बस एक लक्ष्य को पकड़िए और चलते जाइए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में, साथ ही साथ मौर्य वंश की शुरुआत भी हो चुकी थी। हम पढ़ चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आज हम पढ़ने वाले मौर्य वंश के बारे में ही, इसका एक पार्ट अभी और आएगा। तो मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं पहले बिंदुसार से। तो बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। तो बिंदुसार को एक नाम मिलता है इसका हमें, अमित्रचेट्स। दोस्तों इतिहास लिखा गया है, मैंने आपको बताया था मौर्य काल का जो इतिहास है उसके अलग अलग स्रोत मिले गए हैं। तो जो विदेशी स्रोत हैं, खास करके यूनानी जो स्रोत हैं, वहाँ पे इसका नाम क्या मिलता है? बिंदुसार नाम मिलकर हमें मिलता है अमित्रचेट्स। इसका मतलब क्या होता है? अमित्र घात, अमित्र घात। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है? दुश्मनों का या फिर शत्रुओं का विनाशक, शत्रुओं का विनाशक। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार सुन लीजिएगा। जो यूनानी लेखक है उन्होंने बिंदुसार को बोला है अमित्रचेट्स। अमित्रचेट्स का मतलब होता है अमित्र घात हिंदी में, और इसका मीनिंग क्या होता है? शत्रुओं का विनाशक। दोस्तों बिंदुसार राजा बनता है लगभग 298 BC में। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक में चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला में अपने आचार्य भद्रबाहु के साथ। उसके बाद राजा बन जाता है बिंदुसार। तो जब ये राजा बनता है कुछ समय के बाद तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। 2 विद्रोह होते हैं यहाँ पे कुल। तक्षशिला को पता है कहाँ की राजधानी है? गांधार। आपने महाजनपद जब पढ़े थे पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको, तो गांधार जनपद की राजधानी क्या थी? महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला में याद होगा आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आचार्य चाणक्य पढ़ाते थे, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। तो जो गांधार है उसको आज के टाइम पे क्या कहते हैं हम? कंधार कहते हैं। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की राजधानी। तो बात करें इस समय जब 2 विद्रोह होते हैं यहाँ पे, जो आम जनता विद्रोह कर लेती है। तो पहले विद्रोह कौन दबा देता है? अशोक। आप कहेंगे अशोक यहाँ कहाँ से आ गया? अशोक किसका बेटा है? बिंदुसार का है। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आएगा वो अशोक ही आएगा। तो उस समय अशोक इस इलाके का होता है राज्यपाल या सूबेदार, वो गांधार के विद्रोह को दबा देता है। और दूसरा विद्रोह कौन दबाता है? वो होता है सुशिम। उसी का सेनापति होता है बिंदुसार का ही, वो दबा देता है इस विद्रोह को। अब बात करें जो बिंदुसार होता है, बिंदुसार के समय में ही एक सीरिया में एक राजा होता है, उसका नाम क्या होता है? एंटीयोकस। एंटीयोकस। तो सीरियन नरेश यानी कि सीरिया का राजा, तो वहां का राजा होता है एंटीयोकस। तो एंटीयोकस के साथ जो बिंदुसार होता है उसके काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं, मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। तो इसको एक लेटर लिखता है बिंदुसार। उस लेटर में हमें क्या मिलता है? जो बिंदुसार होता है वो कई चीज़ों की रिक्वेस्ट करता है उससे कि ये चीज़ें हमको आप दे दीजिए, जिसमें कि सूखे अंजीर, उसके अलावा मदिरा, उसके अलावा एक दार्शनिक। ये 3 चीजों की मांग करता है एक पत्र में। कौन? बिंदुसार। किससे करता है? सीरिया के नरेश से, एंटीयोकस से। उसका नाम क्या होता है? एंटीयोकस। इसमें और क्या पॉइंट हो गए? ठीक है, ये सब हो गया। तो दोस्तों बिंदुसार के बारे में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। आप इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिए।
इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ अशोक के बारे में। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वो आता है अशोक से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अशोक, इसी वीडियो में। इन सब पॉइंट को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं बिंदुसार के बाद जो अगला राजा बनता है वो होता है अशोक। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अशोक का शासनकाल शुरू होता है 269 BC या फिर ईसा पूर्व से, जबकि रियल में राजा बन चुका था 273 BC में। तो होता क्या है, 4 वर्ष तक मगध में गृह युद्ध चलता है। तो गृह युद्ध की वजह से इसका राज्याभिषेक नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, 269 में राज्याभिषेक होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 269 BC। क्योंकि आपने बिंदुसार में पढ़ा होगा, बिंदुसार का मैंने जो लास्ट सन लिखा है वो 273 लिखा है, यानी 273 में वो राजपाट अपना छोड़ देता है। तो 4 साल तो चलता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध चलने के बाद 269 BC में जो अशोक होता है वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। दोस्तों जब राजगद्दी पर बैठता है तो उसके साथ क्या होता है, उससे पहले ये अवंती का सूबेदार होता है। सूबेदार कहें, राज्यपाल कहें, याला इलाका किसके पास होता है, अवंती का, अशोक के पास होता है। अवंती कहाँ है, मैंने महाजनपद में पढ़ा है, अवंती है उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पड़ता है, उज्जैन पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, जिसे MP कहते हैं। उज्जैन में है ना महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में क्या लगता है, कुंभ मेला भी लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। अब बात करते हैं, अशोक के एक गुरु थे, उनका नाम था उपगुप्त, बौद्ध गुरु थे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो अशोक ने ली है वो ली है उपगुप्त से। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करते क्या हैं, जो अशोक होते हैं अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं। इनके बेटे का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं। उसके अलावा दोस्तों अशोक के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है तीसरी बौद्ध संगति। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तृतीय बौद्ध संगति। तो तीसरी बौद्ध संगति जो होती है कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र, इसे पटना भी कहते हैं। होती कब है, 255 BC में। और जो तीसरी बौद्ध संगति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो तीसरी बौद्ध संगति होती है अशोक के समय पे। उसके अलावा अपने दोनों बेटे और बेटी महेंद्र को, संघमित्रा को भेजते हैं ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके अलावा ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं। अगर हम बात करें 261 BC में, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आप सबने सुना होगा अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। तो होता कब है, इसको शासन करते हुए लगभग 8 साल हो चुके होते हैं। तो अपने शासन के 8वें वर्ष में, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 8वें वर्ष में ये अटैक करता है कहाँ पे, कलिंग में। कलिंग कहाँ पड़ता है, आज के उड़ीसा में। और उस समय यहाँ की राजधानी थी तोसली। तोसली कहाँ की राजधानी थी, कलिंग की, ना कि उड़ीसा की। तो यहाँ अटैक करता है। तो उस अटैक में होता क्या है, काफ़ी हिंसा होती है। इस हिंसा को देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इतने लोगों को देखता है, मरे हुए संख्या में लाखों लोग मरे हुए होते हैं। इसको लगता है कि इस युद्ध का क्या फ़ायदा, जहाँ अपने ही लोगों को, अपने देश के लोगों को मारना पड़ रहा है। तो होता क्या है, यहाँ से इसका हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन। तो उससे होता क्या है हृदय परिवर्तन का मतलब, ये युद्ध विजय को छोड़कर धम्म विजय, धम्म विजय की ओर अग्रसर हो जाता है। धम्म विजय का मतलब क्या होता है बताने वाला हूं मैं। धम्म शब्द का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द से आया है। संस्कृत में धर्म होता है, उससे बना है धम्म। और धम्म जो है ये प्राकृत है, यानी कि संस्कृत से भाषा में चेंज हुआ तो प्राकृत भाषा में क्या कहा जाता है, धम्म कहा जाता है।
तो धर्म विजय, इसका मतलब ये होता है जो अशोक का धम्म विजय, उसका मेन जो मकसद है, जो मूल मंत्र है वो है स्वनियंत्रण। यानी खुद पे हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है। और जितने भी कर्मकांड हैं, देव पूजा है, उन सब के छोड़ के हमें क्या करना चाहिए। धम्म विजय का मतलब ये होगा कि आपसी भाईचारा बढ़ाना है, आपसी भाईचारा, उसकी तरफ हम ध्यान दें। स्वनियंत्रण यानी कि खुद की भावनाओं पर नियंत्रण करें। तो यही है अशोक के धम्म का मतलब। तो दोस्तों अशोक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है उसमें हम अशोक के ही जो शिलालेख हैं, क्योंकि कई सारे शिलालेख हैं, लगभग 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे हम। 14 शिलालेख, कुछ गुहा लेख हैं, कुछ अभिलेख हैं, उसके अलावा चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर जो आखिरी राजा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक वीडियो और आने वाली है हमारी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।